हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम 42 वर्कशीट जो कि आपकी 10 अक्टूबर की है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हम इस समय राजनीतिक संस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने विधायिका के बारे में पढ़ा, कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। आज हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है जो कानून का पालन ना करने वालों को दंड देता है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा भी करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कायदे में देश में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में न्यायपालिका का बहुत बड़ा हाथ है। न्यायपालिका यानी न्याय करने वाली संस्था। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी ऊपर के स्तर से लेकर नीचे के स्तर तक एक है। हायरार्की है इसमें। ठीक है, हायरार्की है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका निर्णय नीचे तक की सभी कोर्ट्स को, न्यायालयों को मानना होगा, और इसी को हम कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका, यानी जो एक है। ऊपर से लेकर नीचे तक की अदालतों को इसका न्याय जो है, फैसला जो है, निर्णय मानने होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नीचे तक की सभी न्यायालय मानेंगी। हाई कोर्ट का निर्णय आपकी जिला स्तर की न्यायालय और ग्राम पंचायत मानेंगी। इसलिए जिला न्यायालय के निर्णय ग्राम पंचायत मानेगी, लेकिन ग्राम पंचायत के निर्णयों को जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो एकीकृत न्यायपालिका का मीनिंग होता है कि यहाँ पर हायरार्की है और उच्च स्तर की न्यायपालिकाओं का निर्णय निचले स्तर की न्यायपालिकाओं को मानना होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है हमारे देश में न्यायपालिका का। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे देश के स्तर पर काम करती है। मैंने आपको बताया था पिछले कि बार कि हाँ, जिस तरीके से पूरे देश की एक संसद होती है, उसी प्रकार से पूरे देश की एक न्यायपालिका होती है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। फिर उसके नीचे हमारे जो हैं बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में हैं। हर राज्य का अधिकतर अपने अलग हाई कोर्ट होती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं, यानी कि 2-3 राज्य, छोटे छोटे 2-3 राज्य जैसे मिलकर अपनी एक हाई कोर्ट भी बना लेते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आते हैं, और फिर इन हाई कोर्ट से नीचे, इन हाई कोर्ट्स के नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय। हर जिले की अपनी अलग कोर्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे आपकी आती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आपकी आती हैं ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतें जो कि एक गांव के स्तर के जो विवाद होती हैं उनको निपटारा करती हैं। तो इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी न्यायपालिका चली हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। एक, देश के नागरिकों के बीच विवाद हो जाए या नागरिकों और सरकार के बीच विवाद हो जाए तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद, झगड़ा हो जाए, किसी भी बात पर हो सकता है, जैसे नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हो गया, बाउंड्री को लेकर हो गया, या किसी ज़मीन को लेकर हो गया। बहुत सारे, अधिकतर नदियों पर विवाद होता है इनका। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद हो जाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के बीच अगर किसी चीज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसका निपटारा भी कौन करेगा? केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील की सर्वोच्च संस्था है। दीवानी मामले होते हैं बच्चों, जो कि
धन दौलत से रिलेटेड होते हैं, पैसों से रिलेटेड होते हैं, ज़मीन से रिलेटेड होते हैं, और फौजदारी मामले होते हैं जैसे कि हत्या से रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड जो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मामलों में ये सर्वोच्च अपीलीय संस्था है। अपीलीय संस्था का मीनिंग है कि यानी ऐसे फौजदारी और दीवानी मामले सुप्रीम कोर्ट में शुरू नहीं होंगे, वो नीचे की अदालतों में शुरू होंगे, और अगर किसी पक्ष को नीचे की अदालतों का निर्णय पसंद नहीं आया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो उसकी अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। यानी दीवानी और फौजदारी मामले सर्वोच्च न्यायालय में शुरू नहीं होंगे, लेकिन उनकी अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। मान लो उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट जो कि एक राज्य की होती है, उसने कोई निर्णय दिया, लेकिन किसी पक्ष को वो पसंद नहीं आया, वो उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वो उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। तो ठीक है बच्चों, तो ऐसे ये कुछ मामले हैं जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होते हैं। एक, अगर नागरिकों के बीच विवाद हो जाए, नागरिक और सरकार के बीच विवाद हो जाए, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद हो जाए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अगर विवाद हो जाए, तो ऐसे मामलों को सीधा सर्वोच्च न्यायालय सुनती है। लेकिन फौजदारी और दीवानी मामलों की अपील ही सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, यानी ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय में शुरू नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बच्चों, हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो हमारी न्यायपालिका होगी वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी। यानी न्यायपालिका ना तो कार्यपालिका के दबाव में काम करेगी और ना ही विधायिका के दबाव में, वो अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत का राष्ट्रपति, अब क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए, वो हम देखते हैं। पहला, भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। यानी इसमें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करता। अधिकतर जो हमारी परिपाटी जो परंपरा चली आ रही है वो ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ठीक है, एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना भी संभव नहीं है। उसे हटाने की एक लंबी जो होती है प्रोसेस होती है, और जिसको उस प्रोसेस को पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, उसे हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो उस प्रोसेस को पूरी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता है कि भाई हमें कल प्रधानमंत्री हटा देगा इसलिए हम उसके दबाव में आके काम करें। वो उन्हें इस बात का डर नहीं होता और इसलिए वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करते हैं। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होना जरूरी है, और जो कि एक मुश्किल काम है। तो क्या जरूरी है? अगर न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव पास होना चाहिए, जो कि एक मुश्किल प्रक्रिया है। फिर आपका आता है न्यायपालिका और भारत का संविधान। बच्चों, हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान के अगर किसी भी प्रावधान में, अनुच्छेद में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा या कोई लाइन की व्याख्या ढंग से नहीं है, तो उसकी व्याख्या हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है और उच्च न्यायालय दोनों को करने का अधिकार है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही
संविधान के खिलाफ है तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। ठीक है, तो हमारे संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। और अगर वो ये देखते हैं कि विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई कानून या कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया कोई नियम संविधान के खिलाफ है, संविधान में उनको दिए गए दायरे के बाहर है, तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को और नियमों को अवैध घोषित कर देती है, उन्हें अमान्य घोषित कर देती है। इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित करके रद्द कर देती है। इसे हम न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं। न्यायिक समीक्षा यानी न्याय के द्वारा जांच की जानी, जिसके द्वारा देखा जाता है कि कोई कानून या नियम संविधान के बाहर तो नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो वो अवैध होगा। ठीक है, अगला आता है हमारा न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। बच्चों, हमारी न्यायपालिका ही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षक है। आपको पता होगा हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 में से हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के कोई मौलिक अधिकार छीना जाता है तो उसे वापस प्राप्त करने के लिए नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय फिर हमें वो मौलिक अधिकार वापस दिलवाती है। तो इस तरह न्यायपालिका जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षक है। नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायपालिका जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजहों से लोग न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की भी रक्षक है और हमारे संविधान की भी रक्षक है। साथ ही वो कार्यपालिका और विधायिका के दबाव में काम ना करे, इसके लिए उसे बहुत सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है मुझे आपको ये न्यायपालिका का चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसका टॉपिक। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन न्यायालय शामिल है? तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पढ़ा आपका, यहाँ सबसे ऊपर जब आप पढ़ते हो तो हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ कि विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायालय कहते हैं और फिर इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय यानी ग्राम पंचायतें शामिल हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है? तो ये भी हमने यहाँ देखा था कि कौन कौन से मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, कि देश के नागरिकों के बीच विवाद हो, राज्य सरकारों के बीच विवाद हो, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो, या फौजदारी दीवानी मामलों की अपील करनी हो, तो ये सारे कार्य सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? यहाँ हमने देखा था कि न्यायपालिका को उसकी आज़ादी के लिए क्या क्या दिया गया है। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, लेकिन उसे उसके पद से आसानी से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो वो भी हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है तो न्यायपालिका उसको वापस दिलवाती है और इस तरह हमारे मानव अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इनके आंसर्स अच्छे तरीके से कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।
तो मुख्य